तो अभी हमने पिछला जो लेक्चर हमारा था, हमने लोकसभा को कवर किया था और आज का लेक्चर हमारा है राज्यसभा पर। ठीक है, तो राज्यसभा को देखते हैं आज, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, खास करके बीपीएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जैसे कि हमने देखा था कि संसद जो था, संसद का 3 अंग था। ठीक है, संसद का हमने 3 अंग देखा था, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट तो हमने पहले कर रखा था, और इसके पहले जो अभी हम करेंगे राज्यसभा, इससे पहले हमने लोकसभा को भी कर लिया। बचा हमारा क्या, राज्यसभा। ठीक है, तो हमारा संसद को 79 में गठन के बारे में जिक्र है और उसको किया था हमने, और लोकसभा जो है हमारा ये था 81 में। ठीक है, और उससे पहले हमारा राज्यसभा 80 में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में हमारा क्या है, तो 80 में हमारा राज्यसभा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अभी इसमें देखते हैं हमारा कि जो सीटें हैं उसका क्या कैसे बंटवारा है इसका। ठीक है, तो आपको अधिकतम जो सीटें हैं यहाँ पे 250 है। ठीक है, जिनमें से आपको 238 जो है 238 सीटें होती है आपको स्टेट से और प्लस यूटी से। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से, और जो बच्चा 12 सीट आपको मनोनीत किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा आपको मनोनीत किए जाते हैं। अभी मनोनीत कौन व्यक्ति हो सकते हैं, तो आपका किसी खेल से हो गए, ठीक है, विज्ञान से हो गए, विज्ञान हो गया, कला हो गया, आर्ट से कला हो गया, खेल से हो गया, मतलब आपको इन सब चीज़ों से जो प्रख्यात व्यक्ति हैं उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि आप उनको सचिन तेंदुलकर को ले सकते हो। सचिन तेंदुलकर जो है वो भी आपको राज्यसभा के सदस्य हैं। अब जैसे देखते हैं कि 250 तो सीट है, लेकिन किस स्टेट को कितना सीट दिया जाएंगे, इसका जो होता है आपको बंटवारा किस में है, तो हमारा अनुसूची 4 में। ठीक है, अनुसूची 4 में, शेड्यूल 4 में है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमारा ये क्या बोलते हैं बिहार एसआई के रिगार्डिंग। ठीक है, बिहार एसआई में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, और बीपीएससी में तो खैर यह ही, और एसएससी में तो बहुत ये बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब एक चीज़ देखिए, तो यूनियन टेरिटरी वो कौन कौन सा है जहाँ पे राज्यसभा सीटों का प्रावधान है, तो एक तो है दिल्ली याद रखिएगा, दिल्ली हो गया, एक पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर। एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना है कि जहाँ पे भी विधानसभा सीट है, मतलब जिस भी जगह स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा सीट है, वहाँ पे राज्यसभा में भी वो सीट है, क्योंकि राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो विधानसभा के लोग ही चुने जाते हैं। समझ में आया? विधानसभा के जो लोग होते हैं एमएलए वगैरह, उन्हीं के द्वारा वो राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम करंट सिचुएशन देखते हैं कि सीटों का क्या चीज़ है। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 250 सीटें हैं। ठीक है, और अभी करंट चीज़ों को रिलेट करते हैं कि अभी स्टेट से कितना है और आपका यूटी से कितना है। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल में अगर देखते हैं आप, तो 245 सीटें हैं। ठीक है, 245 सीटें हैं टोटल आपको राज्यसभा में, और यहाँ पे आपको 229 सीट जो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट से, प्लस स्टेट मिला के 229 सीटें हैं, और जो हमारा 12 जो है ये क्या है, मनोनीत है। ठीक है, मनोनीत है, तो कुल मिलाकर कितना होगी, 245। ठीक है, तो इतना अभी अब सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, और 229 आपका राज्य से है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 229 राज्य से है, स्टेट से, और 4 है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 9 4 13 आपको हो जाएगा 233, और फिर ये 12 मनोनीत होगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। अभी देखते हैं अवधि के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने लोकसभा में क्या पढ़ा था, लोकसभा का ये भंग होता है। ठीक है, लोकसभा को
5 साल से पहले भी हम भंग कर सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का हेड जो होते हैं कौन होते हैं? अपना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इनको सलाह देंगे कि आप भंग कर दिए, तो ये भंग कर देंगे। मेन चीज है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो होता है कभी भंग नहीं होता, भंग नहीं होगा आपका राज्यसभा। और इसके जो भी सदस्य होते हैं, जो एमपी वगैरह होते हैं, और हर इनका 2 साल पे, ठीक है, हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब इनको रिटायरमेंट दिया जाता है, 1/3 का रिटायरमेंट दे दिया गया, ठीक है। और इनका जो भी एमपी होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 साल का होता है। राज्यसभा में कितना का होता है? 6 साल का होता है। ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई महेश नाम का आदमी है, महेश नाम का आदमी, उसको रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है, 6 साल हो गया उसका रिटायरमेंट हो गया। अगर फिर से चुनाव होता है तो फिर से वो एमपी पद पर खड़ा होकर फिर से आप वो राज्यसभा में जा सकता है। ऐसा कोई लिमिट नहीं कि एक बार चला गया तो दोबारा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ये दोबारा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं सदस्यता। अगर मान लीजिए आपको राज्यसभा में खड़ा होना है तो क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो फर्स्ट आपका तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का आप नागरिक हो, ठीक है, नागरिक हो। और सेकंड, आपका राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका एज 30 साल होना चाहिए, ठीक है। ये अक्सर पूछ दिया जाता है एसएससी में, एज आपका 30 साल होना चाहिए। और थर्ड, आपके पास कोई लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो, ठीक है, ना हो। और इस तरह की चीजें हैं। और फोर्थ तक आपको दिवालियापन ना हो। तो ऐसे ऐसे जो पहले हमने पढ़ा था वही चीज है, लेकिन इसमें एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो एज का क्राइटेरिया है ये आपका 30 साल है, ठीक है। यही लोकसभा में आपको कितना होता है? लोकसभा में आपको 25 ईयर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का जो होता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 साल, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल, ठीक है। तो इसको ये काफ़ी आते रहता है, इसलिए हमने एक बार देख लिया। और ये तो हमने सदस्यता के विषय में देखा। अब इसका चुनाव देखते हैं। जैसे कि होता क्या है इसमें चुनाव में, कि इसमें एमपी भाग लेते हैं। आप जैसे सॉरी, यहाँ पे एमएलएज भाग लेते हैं, जो हमने डायरेक्ट मत के द्वारा चुन के भेजते हैं। जो हमारा असेंबली होता है, विधानसभा में जिनको हम लोग भेजते हैं जो स्टेट में, तो वही लोग जो होते हैं हम अपने एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत, डायरेक्ट ये चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। जो राष्ट्रपति वगैरह का होता है ना, उसी तरह का ये भी होता है। तो इसके द्वारा इनको चुना जाता है। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा इस चुनाव में जो होता है, इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। इसमें जनता के द्वारा जो लोग गए हैं, जैसे एमएलए को हमने भेजा है विधानसभा में, वो लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बात होती है शपथ की, तो शपथ के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। शपथ जैसे ही चुन के जाते हैं तो इनका शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो जो सभापति महोदय होते हैं, सभापति वो कराते हैं, ठीक है। सभापति जो होते हैं वो कराएंगे। और मान लीजिए कि अगर सभापति अनुपस्थित हैं, सभापति नहीं है, तो उपसभापति कराएंगे, ठीक है। सभापति करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आपने शपथ लिया तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अगर जब तक आप तो एमपी बन गए, ठीक है, आप एमपी बन गए, तो जब तक आप शपथ नहीं लीजिएगा, तब तक आप ये सदन में बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक नोटिस कीजिएगा। और अगर त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र आप किसको दीजिएगा? तो सभापति महोदय को दीजिएगा। सभापति जो है अपना कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति को आप इसका त्याग पत्र दीजिएगा। और जैसे ही आप त्याग पत्र दे रहे हैं तो वो उपसभापति के ऊपर है कि वो आपके त्याग पत्र को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। अगर लग रहा है उनको कि आपका त्याग पत्र है जो किसी का आप दबाव में दे रहे हैं, तो उस चीज को नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और देखिएगा, लोकसभा में हम देखा था कि अगर आप सांसद के तौर पर हैं और सदन की कार्रवाई चल रही, तो 60 दिन तक अगर सदन में वो अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता क्या होगी? रद्द हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी? सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
तो हमने अभी तक एमपीज के बारे में देखा जो सदस्य होते हैं। अब हम जो उस सिस्टम को चलाने वाला जो होते हैं, जो उसके सभापति होते हैं, उसके विषय में थोड़ा देखते हैं। तो आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं सदन के कार्रवाई को चलाते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति चलाते हैं। और इनका कोई अलग से चुनाव प्रक्रिया होता नहीं है। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति बने वो सदन की कार्रवाई में वो जाएंगे, ठीक है। तो इसके राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हो गए? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति हो गए, ठीक है। अब इनका हटाने का प्रक्रिया क्या है? तो हमने उपराष्ट्रपति के लेक्चर में देखा था, जो हटाने का प्रक्रिया सेम है, इसमें कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, तो वही प्रोसेस है। तो दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे इसको। और शक्ति के बारे में देखते हैं। तो ये शक्ति आपको पता ही है कि पदेन सभापति होते हैं, जो क्या बोलते हैं, राज्यसभा है उसके सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि वो राज्यसभा को सुचारू रूप से यही चलाते हैं। और इनका शक्ति में एक चीज और है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास जितना पावर है सेम पावर इनको भी मिलता है, ठीक है। तो वही सारी चीजों को उसी पद पर, मतलब उसी रेंज में ये लोग रहते हैं। और जैसे कि हम एक और चीज देखें कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके पास कुछ और भी पावर होते हैं। क्या है वो पावर? तो उनके पास है कि धन विधेयक होता है, धन विधेयक। तो धन विधेयक सिद्ध कौन करता है? तो ये करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये इनके पास ये पावर है, जबकि राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर नहीं है। और दूसरा चीज है एक कि लोकसभा का अध्यक्ष के पास की संयुक्त बैठक जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग 108 के तहत, तो इसका अध्यक्षता भी अध्यक्ष महोदय करते हैं, ठीक है। तो जबकि राज्यसभा के जो सभापति हैं ये नहीं करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये क्या होता है कि वोटिंग होता है। वोटिंग में हमने क्या देखा था, जैसे लोकसभा में हो रहा था तो वोट टाई अप हो जाता है। अगर 200 इनको मान लीजिए 100 वोट मिला और इनको भी 100 वोट मिला, जो उपस्थित गण पूर्ति जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 200 लोग उपस्थित हैं, आपका राज्यसभा में 100 मिल गया, तो जो निर्णायक मत होता है वो किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। निर्णायक मत वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। और ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में वोटिंग नहीं करते, इसको याद रखिएगा। जैसे अध्यक्ष जो होते हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो वही चीज, इसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। तो थोड़ा हम उपसभापति के बारे में देखते हैं कि उपसभापति का चुनाव जो होता है, जो सदन में मौजूद लोग होते हैं राज्यसभा में, तो उनके द्वारा होता है और बहुमत के आधार पर इसमें चुनाव किया जाता है, ठीक है। और इनका कार्य जो होता है, कार्य की बात करें, इनका तो बहुमत के द्वारा हो गया। और कार्य के बारे में बात करें तो जैसे उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति महोदय जो होते हैं कि उपस्थित ना हो, जैसे सदन में उपस्थित नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि ये उपसभापति जी काम को चलाएंगे। जैसे कि आप मान लो उपराष्ट्रपति के तौर पर तो ये तो रहते हैं सभापति, अगर ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, सभापति क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति मान लीजिए उनका तबीयत खराब है या कुछ और सिचुएशन है, कहीं बाहर गए होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से राष्ट्रपति काम कर रहे हैं। तो सदन की कार्यवाही ही भंग ना हो, वो चीजें चले ना, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उपसभापति ही काम करेंगे। उपसभापति ही क्या करेंगे? काम करते हैं, ठीक है। आप स्टोरी की तरह इमेजिन करते जाइए इस चीज को, तभी समझ में आएगा। और इनका क्या होता है कि जब ये सदन का शांति व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, और जैसे ही क्या होता है कि ये सभापति के रूप में काम करते हैं, तो जिस पार्टी के हैं तो उस पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में ये नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि उस पार्टी के एक निष्पक्ष रूप में काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग वहां पर बैठे होते हैं। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया एंड अदर पार्टियां जो होती है। तो मान लीजिए बीजेपी का कोई है, ठीक है, इनको उप सभापति बनाया गया है। तो ये नहीं है कि हम बीजेपी के पक्ष में चीजों को दे, इनको टाइम दे, इनके सांसद को, और कांग्रेस को ना दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। क्या करेंगे? निष्पक्ष रूप से यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर जो वेतन भत्ते की बात करें तो अगर ये जब काम कर रहे हैं सभापति के तौर पर, तो सभापति के सारे इनको चीजें मुहैया कराई जाएगी। जो भी सभापति को मिलता है वो चीज उप सभापति को भी दिया जाएगा।
और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, सभापति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल क्या होता है, ठीक है, कार्यकाल ये तो सांसद होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सांसद चुन के जाते हैं तो टेम्पोररी होते हैं, कभी कभी इनका काम आता है, सांसद के तौर पर होते हैं 6 साल के लिए, तो ये 6 साल के लिए ही ये होता है इनका, ठीक है, कोई अलग से इनका ये नहीं है, 6 साल तक ये रहते हैं, ठीक है। उपसभापति का कोई अलग सी व्यवस्था नहीं है, टाइम 6 साल है, ठीक है। तो हमने जो भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट राज्यसभा से रिलेटेड जितना भी चीज़ें थी हमने कवर कर लिया। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से आता है, जो एक तो आर्टिकल से आएगा, आर्टिकल ध्यान रखिएगा 81 और 4th शेड्यूल, 4th अनुसूची एक याद रखिएगा, सीटों का आवंटन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी तक यहीं से क्वेश्चन आया है, तो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया, ठीक है। तब अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा सुप्रीम कोर्ट पे है, तो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। तब तक के लिए, अभी के लिए वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो जय हिंद सभी को, ठीक है, और अपना तैयारी ऐसे ही करते रहिए।